नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय सिया राम, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो है यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका था, है ना। आज जो हमारा होगा नदियों के किनारे स्थित नगर से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। इससे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ज्यादा ही पतला है ना भैया। अब ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, कानपुर। कौन सा है? कानपुर, ठीक है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसमें इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाता है, ठीक है। इसके आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर स्थित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी कानपुर। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि कानपुर है और फतेहपुर भी हो जाता है, भागलपुर और उत्तरकाशी जो हमारा है ये जो है गंगा नदी के किनारे ना स्थित होकर बल्कि ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी की? भागीरथी नदी के किनारे है। इसके है भागीरथी नदी के, ठीक है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में उत्तराखंड काशी जिले में गोमुख से निकलती है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से ना कि गंगा से है। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। कश्मीर में पहलगाम नदी के किनारे बसा शहर है। ऑप्शन ए है श्योक, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी लिद्दर, ऑप्शन सी जिनाब। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। कौन सा है? लिद्दर। कौन सा सही हो जाता है? लिद्दर जो है वो पहलगाम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर झेलम नदी की सहायक नदी है। लिद्दर क्या है? झेलम नदी की सहायक नदी है, ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी अजय। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है स्वर्ण रेखा। कौन सा है? स्वर्ण रेखा, ठीक है। स्वर्ण रेखा जो है ये जमशेदपुर नदी के किनारे, जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टाटा स्टील की स्थापना की गई है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रपात और झीले से। किससे देखेंगे? प्रपात और झीले से, ठीक है भैया। चलिए लोकटक झील एक है। लोकटक एक है। तो क्या है भैया? लोकटक है, एक टक है, ठीक है। लोकटक झील है, ठीक है। लोकटक झील है, ये मणिपुर में पड़ता है। तो लोकटक क्या प्रकार, एक प्रकार का क्या है? तो झील है भैया। लोकटक क्या है? तो झील है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कैसे झील है? मीठे पानी की झील है, ठीक है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अपने तैरते हुए द्वीपों तथा इन्हीं पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए दूसरा है एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात हुंड्रो किस जगह के पास है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोधगया। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाता है वो हो जाता है रांची। कौन हो जाता है भैया? रांची, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हुंड्रो जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कितनी है? 98 मीटर है, ठीक है। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं है, ठीक है। ये त्रुटिपूर्ण है। हुंड्रो प्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग जो है वो शरावती नदी पर, कपिलधारा जो है वो कावेरी नदी पर, धुआंधार जो हो जाता है गोदावरी नदी पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से। तो जोग जो है हमारा, जोग जो है ये शरावती नदी पर है, और कपिला जो है ये नर्मदा नदी पर है, और धुआंधार जो हो जाता है ये नर्मदा नदी पर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो हमारा हो जाता है कावेरी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, इसका अपवाद क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विस्तृत है। यानी इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो कहाँ फैला हुआ है? तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु और पुडुचेरी में फैला हुआ है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। छठा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए है चिल्का, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी बुलर, ऑप्शन डी लोकताक। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हमारा सही हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कैसे देखते हैं एक से अधिक? दिए गए विकल्पों में बुलर झील जम्मू कश्मीर और लोकटाक झील लोकटाक मणिपुर में। ठीक है, मीठे पानी की झीलें हैं ये दोनों कौन कौन सी? वुलर झील और लोकटाक झील, ये दोनों जो है मीठे पानी की झील हैं। जबकि चिल्का खारे पानी की एक लैंगून और सांभर जो है खारे पानी की झील है। ठीक है, अब देखेंगे मानसून से यानी जलवायु से। ठीक है, जलवायु से रिलेटेड अब देखेंगे। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर, या 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर, या फिर 16 डिग्री उत्तर से 21 डिग्री उत्तर, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही हो जाता है। 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत के मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री और 15 डिग्री अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात एक कम दाब वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती है। ठीक है, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा अगर इस साइड से घूमा तो ये हमारा वामावर्त हो गया, अगर इस साइड से घूमा तो ये हमारा दक्षिणावर्त हो गया। ठीक है, ये वामावर्त, ये दक्षिणावर्त। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रवाह से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए है इसमें उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ का खिसकना, या तिब्बती उच्च, या लानीना, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से एक से अधिक सही हुआ है। निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में संबंध है। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ का खिसकना, तिब्बती उच्च और लानिनो यानी चारों हैं। ठीक है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, या मध्य एशिया की ठंडी हवा, या फिर तापमान की अति एक समानता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। काफी तगड़ी व्याख्या है इसकी। भारतीय मानसून मौसमी विज्ञान विस्थापन यानी मौसम पवन दिशा के उल्टाव से इंगित है जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। ठीक है, इस मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसकी दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। तो चलिए देखते हैं वो दो संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। पहला है तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के विभेदित तापन, शीतलन तथा उसके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। किसने? फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो वापसी का समय होता है वो होता है भैया 14 अक्टूबर। कितना होता है? 14 अक्टूबर होता है। ठीक है, कितना होता है? 14 अक्टूबर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब क्या है? 14 अक्टूबर। ठीक है, पहले तो थी 15 अक्टूबर, लेकिन अब क्या है? 14 अक्टूबर है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु भिन्नता का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है इनकी ऊंचाई में भिन्नता, इनके समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी और अमृतसर से में प्रदूषण। तो ये हो जाता है इनकी ऊंचाई की भिन्नता के कारण। इनकी ऊंचाई की भिन्नता के कारण इनकी जलवायु जो है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या। अमृतसर 30 डिग्री 29 मिनट से 32 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ एवं शिमला 30 डिग्री 45 मिनट से 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण इनकी ऊंचाई में भिन्नता होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 250 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट होती है। क्या होती है? जब क्षोभ मंडल में जब मतलब ऊंचाई बढ़ती है तो इसमें इसके तापमान में क्या होता है? गिरावट होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ठीक है, क्या है? तापमान बढ़ने से। तो इसमें से कौन सा कूट सही है? तो इसमें से ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है, केवल पहला, साफ आकाश से होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या। व्याख्या तो भैया बहुत दिया है। ठीक है, चलिए अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त एवं निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब इसका स्थान ले लेता है। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। क्या होती है? स्थानांतरित हो जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं।
अभी भी पर्याप्त आर्द्रता के कारण, आर्द्रता जनित तापमान के कारण दिन का मौसम कटकारी हो जाता है, जिससे आमतौर पर कार्तिक माह की उष्मा कहते हैं। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान में तेजी गिरावट आने लगती है। यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष रूप से देखी जाती है। ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होती है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए है मालाबार, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का कोरोमंडल तट तमिलनाडु यानी उग्र कटिबंधीय चक्रवातों में सबसे प्रभावित है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। क्या है भैया? एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ले, ऑप्शन डी बंगलुरु। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ले। ले जो है ये भैया क्या है? सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ले में, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए ये सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? ले, बीकानेर, जैसलमेर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी भैया वही हो जाता है। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा हो जाएगा? ले, है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में सबसे शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का, सूखे का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा सूखे का, इसका सूखे का। ठीक है, एल नीनो जो है भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने पर तूफान बन जाता है, जिससे भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कमजोर पड़ता है और वर्षा में कमी या सूखे की प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो है जलवायु यहाँ समाप्त होता है। अब हम देखेंगे वर्षा से, किससे? वर्षा से रिलेटेड। इससे देखेंगे भैया वर्षा से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या संवाहिनी वर्षा से। तो वो हमारी हो जाती है भैया दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भारत में कुल वर्षा? लगभग तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, वर्ष 2024 भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 935.9 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त हुई थी, जो कोई वर्ष 2024 के वार्षिक वर्षण 1206.6 मिलीमीटर का 77.57% है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर, कोरोमंडल तट पर, या फिर छोटा नागपुर के पठार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो सही हमारा हो जाता है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश होती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वो उत्तर पूर्व से की दिशा से भारत में प्रवेश होती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर में महीने में भारी वर्षा होती है। ठीक है,
चलिए इसके आगे देखते हैं। आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर संबंधित है किससे? आम की बौछार से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च महीने में होने वाली वर्षा, या फिर आम की फसल। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है भैया, कौन सा है? ऑप्शन डी। चलिए इसके आगे देखते हैं। आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक व केरल में होने वाली मानसून वर्षा पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। इस वर्षा में आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर, नॉर्वेस्टर्स, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा सही हो जाता है वो हो जाता है भैया ऑप्शन ए मैंगो शावर। कौन भैया? मैंगो शावर। इसे नहीं दिख रहा है ना? यही ठीक है। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है ना? ये हाईलाइट ठीक है ना? चलिए, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसे मैंगो सावर या आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, या फिर यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन डी सही हो जाता है। कौन? ऑप्शन डी। कौन भैया? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी बड़ी बाधा को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अरावली पर्वत श्रेणी या दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वर्षा होती है। तो उसमें वर्षा जो होती है ऑप्शन ए है 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो हमारा सही हो जाता है 75 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 75 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। शुष्क एवं आर्द्र शुष्क भाग, जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां की जाने वाली से खेती शुष्क कृषि कहलाती है। भारत की प्रायद्वीपीय पठार की वृक्ष छाया प्रदेश शुष्क कृषि की जाती है। क्वेश्चन है इसमें, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो वहां भैया होता है, पहले ऑप्शन देखते हैं, गली कटाव, सीट चरण, वनों की कटाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा सही हो जाएगा गली कटाव। क्या है? गली कटाव हो जाता है। ठीक है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव बनता है। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहां इसे खड्ड या बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? खड्ड या बीहड़ कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे शीतकालीन वर्षा। इसे देखेंगे शीतकालीन वर्षा। ठीक है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है ओडिशा। क्या है? ऑप्शन डी ओडिशा।
तो इसमें से ऑप्शन ई भी बना लीजिए एक, इनमें से एक से अधिक। एक से अधिक, तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है केरल और तमिलनाडु दोनों में वर्षा होती है जाड़ी के मौसम में। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देते हैं, अभी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है कैसे है, चलिए देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार विकल्प सभी राज्यों में जाड़े के मौसम में यानी जनवरी फरवरी में वर्षा होती है। हालांकि केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में इस मौसम के दौरान सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के वर्षा आंकड़ों 2024 के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान विकल्प विकल्पगत राज्यों में जाड़े के मौसम में सर्वाधिक वर्षा केरल में 59.6 मिमी राज्य के दर्ज की गई थी, और जबकि इस संदर्भ में तमिलनाडु 52.0 मिमी द्वारा दूसरा स्थान था। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं अब देखेंगे हम लोग, क्या है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट प्राकृतिक आपदाओं, सूची सेकंड प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। हमें क्या चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर क्या हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इधर क्या है प्रदेश है। ठीक है, तो इधर बाढ़ क्या होगा, बाढ़ हमारा जो होगा ये इसमें होगा। ठीक है, भूकंप जो हमारा होगा वो इसमें होगा। सूखा जो हमारा होगा वो झारखंड, नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं होगा भैया। एक मिनट, जो गलत जा रहा था। सूखा जो हमारा होगा मध्य पूर्वी भारत में होगा। चक्रवात जो हमारा होगा ये यहाँ होगा, तो हो जाएगा 3142। तो ये तो भैया बी ही ऑप्शन सही हो गया। कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाढ़ जो हमारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आते हैं। ठीक है, और भूकंप जो है हिमालय का गिरिपद क्षेत्र में, और सूखा जो हमारा है सूखा जो हमारा है मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात हमारा झारखंड और उत्तरी ओडिशा में आता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति यानी प्रोन नहीं है। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालयी क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा हिमालयी क्षेत्र सभी भूस्खलन प्रवृत्ति की दिशाएं में पाई जाती हैं। ये तीनों की तीनों पाई जाती हैं। ठीक है भैया, भूस्खलन प्रवृत्ति में। अब हम देखेंगे मिट्टियां, पहले देखेंगे काली मिट्टी। किसे देखेंगे, पहले काली मिट्टी को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, एक से अधिक है। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाएगा किस किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है भैया,
काली मृदा को रेंगुर भी कहते हैं, रेंगुर तथा कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं निम्न गहरी और अपारगम्य होती हैं। ठीक है, ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। क्या हो जाती? चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इन्हें स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। ये खुद से जुत जाती हैं। ठीक है, इन्हें कभी कभी जुतवाना भी नहीं पड़ता। नमी के धीमे अवशोषण एवं नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण इसे काली मृदा में एक लंबी अवधि तक पानी तक नमी बनी रहती है। इसमें क्या होता है? पानी जो है ये धीरे धीरे अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? लंबे समय तक ये इसमें जो नमी बनी रहती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए रेंगुर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी काली कपास वाली मिट्टी या खादर। तभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि रेंगुर और काली कपास वाली मिट्टी दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सॉरी ई हमारा सही हो जाता है कि इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। रेंगुर किसका नाम है? तभी हम लोगों ने पढ़ा काली मिट्टी का। रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो ये हमारा हो जाता महाराष्ट्र। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दोमट या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो ऑप्शन ए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और भैया जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। चलिए इसके आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदान क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमा होता है। और दूसरा क्या है कि प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भाबर, बांगर, खादर या खोंडोलाइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, बांगर कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। नई क्या होती है? खादर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला रहता है? ऑप्शन ए बालू कण, ऑप्शन बी चिकना कण, ऑप्शन सी पांचू कण, ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाता है, सभी प्रकार के कण। क्या है? सभी प्रकार के कण मिले रहते हैं। ठीक है, चलिए। सामान्यतः दोमट मिट्टी जो है 40% बालू के कारण कण के में 20% मृतिका और 40% गाद पासु कण पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तीनों के तीनों पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मिट्टी से रिलेटेड विविध क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर। तो इसमें से
ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता केसर की खेती के लिए। ठीक है, इसके लिए केसर की खेती लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, करेवा विभिन्न प्रकार की मृदाओं तथा तलछट जैसे रेत, चिकनी मिट्टी, गाद सेल, लिग्नाइट तथा लोएस के जमाव है। करेवा जाफरान यानी देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। करेवा मृतिका जो जफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है और पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में और ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है कश्मीर हिमालय में। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। जफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। ठीक है, किस मिट्टी को कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी की, पांचू मिट्टी की, बलुई मिट्टी की या फिर लोमड़ मिट्टी की? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है चिकनी मिट्टी की। किसकी हो जाती है? चिकनी मिट्टी की। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों का सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। वृक्ष में जड़ों को मृदा, एक मिनट, वृक्ष की जड़ों में मृदा से पानी कैसे मिलता है? आर्द्रता जल से, बंधा जल से, केशिका जल से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी केशिका जल से। ठीक है, किससे? केशिका जल से। चलिए इसके आगे देखते हैं। वृक्ष की जड़ों, एक मिनट, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल के रूप में मिलता है। केशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। मृदा घोल बनने वाला जल मृदा कणों के चारों ओर शिथिल रूप से जमा रहता है। अतः मिट्टी में पौधों की जड़ों को उपलब्ध जल कोशिका जल होता है, जल केशिका जल होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है मेघालय में। कहा? मेघालय में। ठीक है, कहाँ हो जाता है? मेघालय में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यहाँ वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, मेघालय, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ईंटों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है एलुवियल, लेटराइट, काली या पीटमय। तो इसमें जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन बी लेटराइट के कारण होती है। किसके? लेटराइट के कारण होती है। ठीक है, लेटराइट मृदा का आमतौर, ओहो, अब ठीक है, फिर से देखिए। लेटराइट मृदा का उपयोग आमतौर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसके आगे है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जोरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेक्लोफाइट,
सेक्यूलेट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है हेलोफाइट। क्या है? हेलोफाइट, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। लवण मृदो वृद्ध उन पादपों को कहते हैं जो लवणता युक्त मिट्टी में पैदा होते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन एवं सुधार से। किससे? मृदा अपरदन एवं सुधार से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनोरोपण द्वारा या पक्षी संख्या के वृद्धि करके। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, वनारोपण करके। इससे वनारोपण यानी वन को बचाकर, वन लगाकर, ठीक है। मृदा संरक्षण का होता रहता है। हाँ, फिर से देखिए, मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और इसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वनारोपण करके, सोपानी करके, समोच्च रेखीय कृषि करके, अतिचारण करके, एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी करना, ठीक है। इससे हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें ऑप्शन ए है बद्ध मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वर्तित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। बृहद अर्थ में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य जो होता है वो भूमि को उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थ में मृदा को क्षति से बचाते हुए उसकी उर्वरता या स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपाय मृदा संरक्षण कहलाते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। सामान्य अर्थ में मृदा को क्षति से बचाते हुए उसकी उर्वरता या स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय जो हैं वो मृदा संरक्षण कहलाते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब जो हमारा है वो प्राकृतिक वनस्पति से हम लोग कल करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति से हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भैया। आप लोग इसे 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा, कम से कम बता रही हूँ कि 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पूर्वावलोकन जो है बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाइप का ऑप्शन दिया रहता है तो हाइप जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।